हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो कल जो है हम ये टॉपिक कर रहे थे जो थोड़ा हमारा 2-3 मिनट पहले कनेक्शन हट गया। तो शायद आपने इसको नोट ना किया हो, इसको एक बार फिर से नोट कर लीजिए। वेन्स लॉ। So Wayne assumed that energy of electromagnetic radiation emitted by a perfectly black body has a continuous distribution in spectral region. The Wayne's law helps us to determine the energy density emitted by a perfectly black body which is maintained at temperature T in the wavelength range lambda and lambda plus d lambda for shorter wavelengths of spectrum. तो ये लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को कंटिन्यूअस मानते हुए लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच एनर्जी डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालता है ये लॉ। तो ये मैथमेटिकली दिया जाता है यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये केवल शॉर्ट वेवलेंथ तक वैलिड है, जो एक्सप्लेन कर रहा है कि लैम्डा के बढ़ने से यू बढ़ेगा। राइट, आप ये मत कहिएगा कि सर लैम्डा की पावर 5 आ रहा है और अगर डिनोमिनेटर में लैम्डा बढ़ेगा तो यू घटेगा। डोंट से लाइक दिस, बिकॉज ये जो एच और सी की और के की वैल्यू है ये जो है हमारी इस तरह की है। ये तो एच होगा 6.625 10 माइनस 34, सी है 3 इंटू 10 की पावर 8, के है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23। तो इनकी ये वैल्यूज इस तरह की हैं जो अपने आप में लैम्डा के बढ़ाने से यू को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये उस कर्व्स को जो आ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल कर्व्स उसके फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन कर पाता है, लेकिन पूरे कर्व को ये एक्सप्लेन नहीं करता। सर ये नोट करना है क्या? यस, इसको नोट कर लीजिए। हो सकता है आपने कल ना किया हो, इसलिए मैंने दोबारा लगाई है स्लाइड। तो अगर कर लिया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। नहीं सर, नोट करना है। कर लिया आपने? नहीं सर, अभी नहीं किया नोट। हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए क्योंकि कल बीच में कनेक्शन चला गया था हमारा। ये आखिरी स्लाइड थी कल की, तो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं दोबारा लगाया।
तो ठीक है, मैं इसको अब हटा रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो ये रिलैक्स जीन्स लॉ है, ये भी आ सकता है सेक्शन ए में। रिलैक्स जीन जो है ये हमारी लॉन्गर वेवलेंथ को एक्सप्लेन करता है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड वेवलेंथ। तो इसका एम भी वही है कि ये जो है लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में एनर्जी डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालता है, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ में, वेन शॉर्टर में निकालता है। तो इसकी जो बात है वो शॉर्टर में वैलिड नहीं होती है, ये कर्व के घटने को और उसके फ्लैट होने को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। So the Rayleigh-Jeans law help us to determine the energy density emitted by a perfectly black body maintained at temperature T in the wavelength range lambda and lambda plus d lambda for longer wavelengths of spectrum. फॉर्मूला भी अलग है इसका, मैथमेटिकली u लैम्डा d लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 d लैम्डा। ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है, ये हम डेरिवेशन करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, हम ये प्लैंक्स लॉ से डिराइव करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्लैंक्स लॉ को समझना होगा, क्योंकि प्लैंक का नियम ऐसा है जो सारे स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है, ठीक। और वो इसलिए करता है क्योंकि उसने जो एजम्पशन माना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी का, वो वेन से डिफरेंट माना है। और इसी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, क्योंकि ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम जो है वो क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं होता है, राइट। जिस यूनिट को आप पढ़ रहे हो क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। इस पोर्शन को यूनिवर्सिटी ने इसलिए डाला है ताकि स्टूडेंट को ये बताया जा सके कि क्वांटम मैकेनिक्स आई क्यों थी, क्यों माना गया था कि एनर्जी डिस्क्रीट है, वो इस कारण से।
तो मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अब। हटा लूँ इसको? यस सर। और तो नेक्स्ट टॉपिक है प्लैंक्स लॉ। तो आप बस फिगर बना लीजिए, इसकी ये नीचे डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो अगले टॉपिक में आ जाएगी, स्लाइड में आ जाएगी। पहले आप समझ लीजिए प्लैंक्स लॉ क्या कहता है। सो मान लीजिए ये एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर T पर मेंटेन्ड है। ये ब्लैक बॉडी एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से मिनिमम फ्रीक्वेंसी तक ऑल द पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर रही है। राइट, तो ये हमने फिगर में दिखा रखा है। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो हम मिनिमम वेवलेंथ कह सकते हैं और इसको मैक्सिमम वेवलेंथ कह सकते हैं। राइट, तो प्लांक ने माना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये रेंज है, राइट, जो ये एमिट कर रहा है, ये ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर का फंक्शन है। ये तो आप पीछे से ही पढ़ के आ रहे हो, राइट, कि अगर हम इस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये रेंज बढ़ेगी और अगर हम इसे डिक्रीज करते हैं तो ये रेंज घटेगी। ठीक, तो अब बात करते हैं प्लैंक की एजम्पशंस क्या था जो कि वेन से अलग था। तो प्लैंक ने माना कि जो ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में है वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में संकुचित है, जिसको फोटॉन्स कहते हैं। राइट, और जो एनर्जी एक फोटोन लिए हुए होता है वो हमेशा एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहाँ एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल से तात्पर्य यह है कि अगर इस फोटोन की एनर्जी एच न्यू है तो इसकी एनर्जी, इसकी फोटोन की एनर्जी अगर एच न्यू है, क्योंकि मैं मिनिमम इस तरफ दिखाए हुए हूँ, तो इस फोटोन की एनर्जी 2h न्यू होगी, इस फोटोन की एनर्जी 3h न्यू होगी, किसी अन्य फोटोन की एनर्जी 4h न्यू होगी, 5h न्यू होगी, 6h न्यू होगी, इस तरह से चलेगा। लेकिन 1.5h न्यू, 3.25h न्यू, 3.25h न्यू, 5.25h न्यू, 5.5h न्यू नहीं हो सकती। राइट, तो उसने सिर्फ जो एनर्जी की सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट मानी वो एच न्यू मानी, जहां एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो उसने कहा या तो एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू इस तरीके से चलेगी। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है। राइट, तो यहाँ पे इसका जो एजम्पशन है वो वेन से अलग हो गया। तो मैंने जैसे कि डायग्राम में ये छोटे छोटे से पैकेट्स बनाए हैं, ठीक है, आप इन पैकेट्स को देख रहे हैं। तो आप वेन की फिगर को देखो, वेन में मैंने शेड किया था रीजन को। तो शेड रीजन से मैं ये कहना चाह रहा था कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली स्प्रेड है पूरे रीजन में। वो शेडेड रीजन मतलब एनर्जी था, और यहाँ मैंने पैकेट दिखाए हैं छोटे छोटे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एनर्जी केवल इन पैकेटों में है। राइट, तो ये धारणा है प्लैंक की जो कि वेन से अलग है। वेन एनर्जी को कंटिन्यूअस मान रहा है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ्स में, राइट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जबकि प्लैंक जो है वो एनर्जी को डिस्क्रीट मान रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज फोटॉन्स
and he further assumed that the energy of a photon is always integral multiple of h nu. ठीक है, तो ये इस धारणा से आगे बढ़ा और अपनी इस एजम्पशन से इसने ये माना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है वो डिस्क्रीट है। अगेन प्लैंक्स का नियम भी वही है जो वेन का नियम है, यानी कि ये किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और उसके नेबरहुड में कोई अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू प्लस डी न्यू है, इनके बीच में एनर्जी डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात करता है। राइट, यही चीज वेन कर रहा था, यही चीज प्लैंक कर रहा है। फर्क क्या है, वेन को आपने लैम्डा में निकाला हुआ था, प्लैंक को मैंने फ्रीक्वेंसी में एक्सप्रेस किया हुआ है। बात वही है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा उल्टे होते हैं रिलेटेड, ठीक है, ऊपर सी आ जाता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये आप जानते हो। राइट, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी एनर्जी डेंसिटी निकालता है, वो भी एनर्जी डेंसिटी निकालता है, एनर्जी डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। राइट, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है प्लैंक का वो ये बनता है जो ये नीचे दिखाया मैंने, u mu d mu इक्वल टू 8 पाई h nu क्यूब अपॉन c क्यूब d nu अपॉन e की पावर h nu अपॉन kt माइनस 1। राइट, इस फॉर्मूले से, इसको प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला कहते हैं। जितना ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम आ रहा है, राइट, वो सारा एक्सप्लेन होता है इस फॉर्मूले से। मतलब कि शॉर्टर वेवलेंथ पर एनर्जी डेंसिटी का बढ़ना, फिर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, और उसके बाद वेवलेंथ बढ़ाने पर एनर्जी डेंसिटी का घटकर कांस्टेंट सा हो जाना, फ्लैट हो जाते हैं कर्व, ये सारा इस इक्वेशन से एक्सप्लेन होता है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने फिर यही माना कि जब भाई ये ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहा है तो आज से हम यही मानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो भी एनर्जी है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में संकुचित होती है, जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। और यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हो गया, क्योंकि ये जो फोटॉन के पैकेट्स हैं, राइट, इन्हीं को क्वांटम कहते हैं। क्वांटम क्या होता है, क्वांटम इज ए वेव पैकेट। तो ये जो मैंने छोटे छोटे से पैकेट दिखाए हैं, दिस इज एक्चुअली क्वांटम, और इनके अंदर एक मैंने वेव बनाई हुई है, स्टेशनरी वेव। ठीक, ये आपने देख रहे होंगे अंदर की तरफ ये एक स्टेशनरी वेव बनी हुई है। ठीक है, ये डी ब्रॉगली वेव है। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ेगा कि ये डी ब्रॉगली वेव इन पैकेटों के अंदर कैसे बन रही है। अभी आप ये समझो कि दिस इज अ डी ब्रॉगली। सर यस सर यस, सर ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, ई की पावर एच, ई की पावर ई की पावर एच न्यू, ये न्यू वी नहीं है, न्यू है, न्यू, ठीक है सर। एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। राइट, तो ये प्लैंक का नियम था। तो आपको बात समझ में आ गई प्लैंक वेन से कैसे अलग था। ठीक है, तो प्लैंक ने माना कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में है वो छोटे छोटे पैकेट्स में संकुचित होती है। इन पैकेट्स को फोटॉन्स कहते हैं, और फोटॉन्स की एनर्जी हमेशा एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, ना कि कंटिन्यूअस फॉर्म में। बाकी एम इसका भी वही है जो वेन का है, ये जो है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और उसके नेबरहुड में कोई अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू प्लस डी न्यू है, उन रेडिएशन के बीच में एनर्जी डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात कर रहा है, विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला यू म्यू डी म्यू इक्वल टू 8 पाई एच म्यू क्यू अपॉन सी क्यूब डी न्यू अपॉन ई की पावर एच म्यू अपॉन के टी माइनस। राइट, तो अब आ जाइए, अगर ये सेक्शन ए में आता है लिखने को, डेरिवेशन हम लॉन्ग में अभी करेंगे बाद में, पहले आप सेक्शन ए के लिए देखो। सेक्शन ए में प्लैंक्स लॉ है। प्लैंक assumed that energy of electromagnetic radiation emitted by a perfectly black body has discrete distribution. According to Planck, the energy of electromagnetic radiation emitted by perfectly black body is in the form of small packets of energy called as photons or oscillators. Planck's law helps us to determine the energy density of electromagnetic radiation emitted by a perfectly black body maintained at temperature T in the frequency range nu and nu plus d nu. Right? तो ये आप लिखेंगे जब प्लैंक्स लॉ अगर
सेक्शन ए में पूछ लेता है व्हाट इज प्लैंक्स लॉ या डिफाइन प्लैंक्स लॉ। फिर ये इक्वेशन भी आप लिख आएगा एग्जाम में, डेरिवेशन बाद में करेंगे, इसका अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, ये हो गया यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस। अगर आपको केवल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की निकालनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो डी न्यू को हटा दो। ठीक है, वो बनेगा यू न्यू इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस। क्या सर? अगर आपको किसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है इसमें से डी न्यू को हटा दो, इस फॉर्मूले में से इस डी न्यू को हटा दो, तो यहां से भी हटेगा यहां से भी हटेगा, तो जो ये बनेगा 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। और अगर न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में निकालना चाहते हो तो डी न्यू से गुणा करनी पड़ेगी, ये है बात। दोनों तरफ सर? हाँ हाँ, दोनों तरफ, दोनों तरफ, समझ रहे हैं? दोनों तरफ डी म्यू की सर? डी न्यू से आप गुणा करेंगे। अगर आप उस रेंज में निकाल रहे हो, न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में निकाल रहे हो कितनी है, तो डी न्यू से गुणा करोगे। और अगर खाली न्यू की निकाल रहे हो तो डी न्यू हटा दीजिए। तो आप एक बात ये देखो कि जी सर। ये एनर्जी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ये आ रही है ना बात निकल के। तो फ्रीक्वेंसी अगर रेडिएशन की बढ़ती है तो एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगी। अब आप जरा अपने सूरज के 7 रंग पे आओ, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसमें सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? वायलेट कलर की, समझ रहे हैं? तो वायलेट कलर की सबसे हाई एनर्जी डेंसिटी है, यहां से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और रेड कलर की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है या सबसे लॉन्ग वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो रेड कलर की एनर्जी डेंसिटी सारे रंगों में सबसे कम होती है। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं जो कि एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, 10 नंबर के क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है। राइट, और हमें ये क्वेश्चन दो तरह से आता है। एक तो आता है कि इस फॉर्मूले को डिराइव करो, तो वो क्वेश्चन तो अलग है।
और एक आता है कि ये सिद्ध करो कि प्लैंक्स लॉ जो है वेन लॉ में चेंज हो जाता है जब वेवलेंथ शॉर्ट होती है, और रेलेक्स जीन में चेंज हो जाता है जब वेवलेंथ लॉन्ग होती है। या ऐसे ही इस क्वेश्चन की भाषा ऐसे भी बन सकती है कि ये सिद्ध करो कि प्लैंक्स लॉ ब्लैक बॉडी के सारी वेवलेंथ पर वैलिड होता है। राइट, इस तरह से आता है। तो मैं आपको दोनों क्वेश्चंस बताऊंगा कि वो कैसे लिखे जाएंगे, और काफी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। इसे सभी स्टूडेंट को करना है प्रैक्टिस। तो अगर आपने नोट कर लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।